आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को जिसका नाम है केकपुर हिंदी क्लासेस और दबाएं घंटे का बटन जिसमें आप पाएंगे नवीन जानकारियां सबसे पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जानकारियां सभी को आसानी से मिल सकें। आपको इस वीडियो पर अपने कमेंट अवश्य करें और सुझाव दें ताकि इसमें सुधार किया जा सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नागार्जुन द्वारा रचित वरुण के बेटे का समीक्षात्मक अध्ययन समझेंगे। वरुण के बेटे। नागार्जुन जी ने वरुण के बेटे उपन्यास को लिखा है। यह उनका लघु उपन्यास है। इसे उन्होंने केवल 103 पन्नों पर लिखा है। बेशक यह एक लघु उपन्यास है, फिर भी उपन्यास के सभी तत्व इसमें समाहित हैं। बच्चों, उपन्यास के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे राजनीतिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, तिलस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, अन्य। वरुण के बेटे उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने बिहार राज्य की छोटी सी बस्ती मलाड़ी गोडियारी की मछुआरी बस्ती का सूक्ष्म चित्रण किया है। अगर हम शाब्दिक दृष्टिकोण से इसके शीर्षक को देखते हैं तो हम इसमें भारतीय संस्कृति की छाप महसूस कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में जल के देवताओं को वरुण कहा जाता है और यहाँ पर बेटे की संज्ञा मछुआरों को दे सकते हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन ही जल पर केंद्रित होता है। इसलिए नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित वरुण के बेटे शीर्षक सर्वथा सटीक बैठता है। नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि रहे हैं। उन्होंने यहाँ की मछुआरी संस्कृति को उकेरा है। लेखक ने मछुआरों के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी घटना का वर्णन सजीवता से किया है। इस उपन्यास को पढ़कर हमें मछुआरों के जीवन की विविधता का पता चलता है। मछुआरों के घर कच्चे होते हैं। कच्ची कच्ची झोंपड़ियाँ फूस की बनी होती हैं। कभी कभी झोंपड़ी में से फूस निकाल लेता है और अलाव बना लेता है। इस दृश्य को लेखक ने जीवंत कर दिया है। वह मछली के जाल से भी छेड़खानी करता है। जाल की तार से लटकन तक बना लेता है। वरुण के उपन्यास में नागार्जुन जी ने खुरखुन को अपने उपन्यास का नायक बनाया है। उसका अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं। मधुरी और जलेबी के साथ उसके 2 बच्चे और हैं। यह एक गरीब मछुआरे की कहानी है जिनका जीवन अभावों से घिरा हुआ है। दुखी है परंतु जीवन जीने की लालसा कम नहीं हुई है। नागार्जुन जी खुरखुन के बारे में बताते हैं कि वह बहुत ताकतवर है। अपनी ताकत के आगे वह मगरमच्छ जैसे भयंकर जीव का भी सामना करने से नहीं डरता। बच्चों, मछुआरों के जीवन में पोखरों का बहुत महत्व है। पोखर छोटे छोटे तालाबों को कहते हैं। कुछ छोटे पोखर हैं तो कुछ बड़े। बड़े पोखरों को पोखगढ़ कहा जाता है। इन बड़े बड़े पोखरों पर नियंत्रण बड़े बड़े जमींदारों के पास होता है। केवल थोड़ा सा हिस्सा ही गरीब मछुआरों के पास होता है। आज़ादी के बाद वे अपने हिस्से के पोखरों को दबंगों को दे देते हैं। दबंगों को हम अमीर मछुआरे भी कह सकते हैं। छोटे मछुआरे उनके सामने टिक नहीं पाते, लाचार हो जाते हैं, दुखी महसूस करते हैं, अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं परंतु टूटते नहीं, एकता का परिचय भी देते हैं। मछुआरों का जीवन पानी पर केंद्रित होता है तो वे बाढ़ जैसे समस्या का भी सामना करते हैं। नागार्जुन जी ने यहाँ प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी को भी दिखाया है। गरीब मछुआरों की झोपड़ियाँ पानी से भर जाती हैं। उनके रहने का ठिकाना तहस नहस हो जाता है। वे तंबू लगाकर जीवन जीने को विवश हो जाते हैं परंतु सरकारी मदद उनको ना के बराबर मिलती है और अमीर मछुआरे बहुत जल्दी से सरकारी मदद का फ़ायदा उठा लेते हैं, जबकि खुरखुन जैसे गरीब मछुआरों को सरकारी सहायता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। प्रस्तुत उपन्यास वरुण के बेटे में नागार्जुन जी ने प्रेम कहानी को भी दर्शाया है। खुरखन की बेटी मधुरी को गांव के ही एक युवक मंगल से प्रेम हो जाता है। वह रात के समय एक दूसरे से मिलते हैं। बेशक वह देख नहीं पाते परंतु उसकी उपस्थिति महसूस कर पाते हैं। उनका प्रेम पवित्र प्रेम कहलाता है। उन्हें पता है कि समाज उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वह समाज के सामने विरोध भी नहीं करते और ना ही अपने प्रेम को पाने की घरवालों से जिद करते हैं। माता पिता जहाँ कहते हैं विवाह कर देते हैं। पहले मंगल का विवाह होता है। विवाह के बाद जब वह मधुरी से मिलता है तो मधुरी मंगल को ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर रहने के लिए कहती है। उससे वह समझाती है कि वो भी पहले किसी के प्रेमिका अवश्य रही होगी। मंगल चुपचाप चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन बिताना शुरू कर देता है। कुछ समय पश्चात मधुरी की भी शादी हो जाती है परंतु ससुराल में उस पर बहुत अत्याचार होते हैं। वह अपने घर अर्थात मायके वापस आ जाती है। खुरखुन और बस्ती वालों को उसके ऊपर हुए अत्याचारों को पता चलता है तो वह उसे भली-भांति अपना लेते हैं। मधुरी अपने पिता के साथ संघर्षशील जीवन बिताना शुरू कर देती है। आज़ादी की लड़ाई में भी वह अंत में जेल जाने से नहीं डरती। नागार्जुन जी के इस काव्य को हम चंपू काव्य की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। हमारी फिल्में भी इसी चंपू काव्य के अंतर्गत आती हैं। नागार्जुन जी ने मछुआरों के महाजाल को निकालते हुए एक लोकगीत को बताया है जो संस्कृति और मछुआरों की सामाजिकता का प्रतीक है। लोकगीत इस प्रकार है। ऊपर टान हुई यो, बाएं दबके हुई यो, जाड़म जाड़ हुई यो, पीछे हटके हुई यो, जट जटक हुई यो, पैर पटक हुई यो, साबित ख्याल हुई हो, जाल संभाल हुई यो,
रेहू ब्यारी हुई हो, मोदनी मुंडा हुई हो, नैनी बाकुर हुई हो, उजला सोना हुई हो, लाल चांदी हुई हो, गंगा मैया हुई हो, कमला मैया हुई हो, कोसी मैया हुई हो, भारत माता हुई हो, गांधी बाबा हुई हो, बाह ग्रोखर हुई हो, बाघ बहादुर हुई हो। हुइयों का संकेत उनकी सामाजिक एकता को दर्शाता है। कविता में ध्यान देने वाली बात यह है कि मछुआरों के सामूहिक हुंकार मछलियों, नदियों और देश को नया रुख देने वाले गांधी जी की भी जय बुलाती है। इसमें ग्रामीण भाषा शैली का स्पष्टता प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागार्जुन जी का उपन्यास वरुण के बेटे पाठकों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है। इस उपन्यास को पढ़कर श्रोताओं को मछुआरों की जीवन शैली का पता चलता है, उनके जीवन की मध्य आने वाली कठिनाइयों का भी महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी तंत्र को भी याद दिलाता है कि उन्हें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। विवाह जैसे पवित्र रिश्तों को निभाने के लिए दोनों परिवारों का सामंजस्य भी स्थापित होना चाहिए।